Hello everyone. Today we will discuss about the next chapter is the structure of the atom of class 9th science. लास्ट चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे एक दूसरे से क्या है रिलेट होते आ रहे हैं। जब हमने मैटर के बारे में स्टडी किया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनसे मिलके एक मैटर बना, मैटर जिसको आगे नाम दे दिया गया किसी एटम का यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल का। उसके बाद बारी आई थी एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, कि छोटे छोटे जो एटम्स हैं उनसे मिलके क्या बना, एलिमेंट्स बने और फिर मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है वो किस तरीके से कंसिडर किया गया और उसके अंदर वैसे तो एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला गया, लेकिन क्या उसके अंदर हमें कुछ और भी मिला है या नहीं मिला। लास्ट चैप्टर के अंदर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने स्टडी की थी। डाल्टन ने क्या डिस्कवर किया था, डाल्टन ने क्या अपनी थ्योरी के अंदर बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है एक सबसे छोटा पार्टिकल है, इंडिविजिबल है। एटम इज इंडिविजिबल यानी कि उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जब उसके और टुकड़े नहीं हो सकते तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे कहां से आए। उसके बाद जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एटम के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिवाइड किया गया किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में। ठीक है, उसके बाद बारी आती है चार्ज की कि नेगेटिव किस पे होगा और पॉजिटिव किस पे होगा। अब जैसे देखो एक सिंपल सी कॉम्ब लेके देख लेते हैं। कॉम्ब को जब तुम अपने बालों के अंदर रगड़ोगे तो उसके साथ उस पे एक चार्ज कैरी हो जाएगा। अब वो प्रूफ किस तरीके से हुआ, कॉम्ब को अपने बालों में से हटा के जब तुम उसको किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो वहां उसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली उस कॉम्ब ने क्या किया है, एक चार्ज कैरी किया है। अब वो चार्ज नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनको कैनाल रेज भी बोला गया है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बारी आती है कि जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर क्या बात बोली गई है। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट हुए तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मतलब उसमें डाल्टन ने सबसे पहले ये बोला था कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है यानी कि उनको देखा नहीं जा सकता एटम्स को। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने बोला कि जो एटम होते हैं वो अपने सब एटॉमिक पार्ट भी कैरी करता है। एटम जो है अपने सब एटॉमिक पार्ट भी कैरी करता है, सब एटॉमिक पार्ट भी कैरी करता है। अब वो दूसरे सब एटॉमिक पार्ट इसके कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा हो गया प्रोटॉन। अब बात ये आती है, जे थॉमसन ने ये डिस्कवर किया है कि जो हमारा एटम है वो तो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फिर उसने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को किस तरीके से अरेंज करके रख रखा है, एडजस्ट करके रख रखा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में। सपोज हमने ले लिया कोई भी एटम, सेंटर में इसका क्या है, न्यूक्लियस मान लिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर में होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कहाँ होंगे, सेंटर में होंगे। फिर जो इलेक्ट्रॉन इसने बोला था सब एटॉमिक है, इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक है। कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। अंडरस्टूड। उसने बोला एटम के सब एटॉमिक पार्ट्स भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बोला गया है। न्यूक्लियस के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स हमारे कैसे होते हैं, नो चार्ज, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात क्या पढ़ी हमने, सबसे पहले हमने देखा था कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, कांट बी डिवाइडेड, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक थ्योरी प्रूव की गई जे थॉमसन ने कि जो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नाम के, वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं उस एटम के अंदर। तो वो अरेंज किस तरीके से किए गए हैं, उसने बोला एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस के जो सेंटर है, सेंटर में हमारे क्या है, प्रोटॉन्स एडजस्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो जे थॉमसन हुए हैं उन्होंने क्या डिस्कवरी दी है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज एक वाटरमेलन ले लिया हमने, ठीक है, उसने बोला कि हमने वाटरमेलन ले लिया, वाटरमेलन का जो एडिबल पार्ट होता है यानी कि जो रेडिश कलर का पार्ट है, उसने उसको क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो उसने ये बोला कि हमें एक सर्कुलर चाहिए, सर्कुलर यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर चाहिए, जिसके अंदर जितना भी हमारा एडिबल पार्ट है वो तो हमारा क्या है, जो इतना भी एडिबल पार्ट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और इसको क्या बोला गया है, एक स्फेरिक स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोला गया। फिर उसने ये बोला कि इसके अंदर जो इसके सीड्स हैं, उन सीड्स को इसने नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। फिर उसने कैसे बोला है कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इसने कहा हमने वाटरमेलन का एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसमें जो इसका रेडिश पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, उसको क्या लिया गया है, पॉजिटिवली चार्ज लिया गया है, और जितने भी इसके सीड्स हैं, सीड्स को हमने क्या मान लिया, उनका नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो जितने भी जो सीड्स है उनको इलेक्ट्रॉन्स माना गया और जितना उसका एडिबल पार्ट है उसको क्या माना गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया। ठीक है, फिर जे थॉमसन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया तो उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकली है। जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है या कोई भी एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो कितना है, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर है। तो उसने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ठीक है, सेकंड उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। Hello everyone. Today we will discuss about the next chapter is structure of the atom of class 9th. Structure of the atom. हम जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं वो सारी बातें एक एटम से ही स्टार्ट हुई थी, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से स्टार्ट हुई थी, उसी से रिलेट होके आपके 4 चैप्टर आ चुके हैं। ठीक है, अब उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई है या फिर जो एक एटम है वो क्या कुछ और भी कैरी करता है या नहीं करता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बात बोली, एटम्स आर इंडिविजुअल, जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं यानी कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोला गया था, एटम बोला गया था। ठीक है, जब वो इतनी स्मॉलेस्ट यूनिट है कि उसके टुकड़े नहीं की जा सकते तो वो कुछ और कैसे कैरी कर सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिसने डाल्टन की थ्योरी को फेल कर दिया। उन्होंने बोला कि एटम जो होते हैं वो कुछ सब एटॉमिक पार्ट भी अपने कैरी करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स।
अंडरस्टूड। तो उसने ये कहा कि उसके सब एटॉमिक पार्ट्स भी आए हैं। उसके बाद आती है बारी चार्जेस की, कि चार्ज कैसे होंगे। अब हमने सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, आपका 8th क्लास के अंदर भी है ये, कि किसी भी कॉम्ब को जब अपने बालों के अंदर ऐसे रब करते हो, रबिंग कॉम्ब जो होती है अपने हेयर्स के अंदर, उसको तुम स्मॉलेस्ट पीस ऑफ पेपर के पास जब लेके जाओगे तो वो उन पेपर्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अट्रैक्ट करने का रीजन क्या है कि उसने क्या किया, कुछ ना कुछ चार्ज कैरी किया है। तो वो चार्ज अब 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो वो नेगेटिव होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि किस पे ऊपर, कौन से एटम के पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा या फिर किसके ऊपर नेगेटिव होगा। अब जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया डाल्टन की थ्योरी को फेल करने के लिए, कि जो एटम होते हैं वो अपने सब एटॉमिक पार्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को किस तरीके से अरेंज करके रखते हैं अपने पास, यानी कि एक एटम के पास। अंडरस्टूड। तो डाल्टन ने सबसे पहले क्या बोला था कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या होंगे, इंडिविजिबल, कि इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट मानी गई है, किसकी, एलिमेंट की। जो एलिमेंट्स हमारे बनते हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट किसको माना गया है, एटम को माना गया। बट जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने डाल्टन की थ्योरी को फेल कर दिया। उसने अपना एक खुद का एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये बोला कि हमने एक वाटरमेलन ले लिया, वाटरमेलन के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, वाटरमेलन यानी कि स्फेयर की शेप में, ठीक है। उसने ये बोला कि जितना भी इसका जो रेडिश पोर्शन है, एडिबल पोर्शन होगा वाटरमेलन का, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उसने जितना भी वाटरमेलन का एडिबल पार्ट यानी कि जो खाने वाला पोर्शन है, उसको उसने बोला पॉजिटिवली चार्ज। फिर वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं ब्लैक, वो इसके अंदर हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो उसने इन सीड्स को किसका नाम दे दिया, सीड्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। सीड्स को किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। फिर उसने ये बोला कि हमने ये एक्सपेरिमेंट जब प्रूव किया तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन इससे मिली है। अब थॉमसन की 2 ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट हमारी ये थी कि जो स्फेरिकल पोर्शन है, स्फेयर इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, स्फेयर इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एंड सेकेंड उसने ये बोला जो सीड्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इट, उसने ये कहा कि जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया वाटरमेलन के ऊपर जो स्फेयर में था, उसने कहा जितना भी हमारा एडिबल और रेड पोर्शन है उसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज लिया, और जितने भी वाटरमेलन के सीड्स होते हैं उसको मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया, प्रपोज्ड किया, क्या चीज प्रपोज की, कि जितना भी हमारा स्फेरिकल पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज इन द स्फेयर के अंदर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो सीड्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इट, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट उसने ये बोला कि उसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये बात इसने बोली। सेकंड पॉइंट इसका क्या था, जे थॉमसन का, इन एनी एटम इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड लिख लो, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जब इसने ये बात बोल दी
कि किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल है कोई भी चीज, एंड अपोजिट साइन है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल बन जाएगी। तो उसने कहा होल अगर मैं कंप्लीटली किसी भी चीज को देखूं तो जो एटम है वो क्या है, एक न्यूट्रल है। उसने कहा कि एटम क्या है, एक न्यूट्रल है। अब एटम न्यूट्रल कैसे बना, देखो थॉमसन ने हमारा क्या एक्सपेरिमेंट किया वाटरमेलन के ऊपर। उसने कहा कि जो एडिबल पोर्शन है, स्फेयर है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन उसने फिर ये कहा जो सीड्स है उसके वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने इस ऑब्जर्वेशन के साथ अपने प्रपोज्ड दिए, जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज कैरी इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड कैरी करते हैं। तो एक पॉजिटिव है कोई भी वैल्यू, एक नेगेटिव है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इसने बोला कि जो एटम है वो न्यूट्रल चार्ज कैरी करता है, उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि इक्वल उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है और इक्वल ही उसके पास प्रोटॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये क्या चीजें होती हैं, उसने ये कहा जो हमारे सब एटॉमिक पार्ट थे उनके नेम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल। फिर उसने कहा कि कोई भी एटम जो है इक्वल नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल पॉजिटिव, मतलब इक्वल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा। मान लिया मैंने यहाँ सोडियम ले लिया, एक एटम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो उसने ये कहा इसके अंदर -11 इक्वल टू +11, यानी कि सेम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और सेम इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात जे थॉमसन ने बोली। फिर उसने ये कहा कि जब दोनों चीजें इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाती हैं, न्यूट्रल हो जाती है। दोनों क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएगी। जब दोनों चीजें न्यूट्रल हो गई है तो वहां कोई भी चार्ज कैरी नहीं हो सकता। लेकिन इसकी थॉमसन की थ्योरी को भी किसने आगे, रदरफोर्ड ने फेल कर दिया। उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, वो किस तरीके से थे, सारे साइंटिस्ट आए और उसने एक एक करके अपने दूसरे से पहले वाले को क्या कर दिया, उसकी थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। उसके बाद हमारे आते हैं रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो उसने जे थॉमसन ने थ्योरी दी थी कि जो एटम्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की क्या है, इक्वल अमाउंट है। फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने प्रूव करने के लिए गोल्ड की फॉइल को क्या किया, यूज किया। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, किसके अंदर, एटम के अंदर। एक क्या किया उन्होंने, गोल्ड की फॉइल, ही वांटेड ए गोल्ड फॉइल, क्योंकि वो क्या है, सबसे थिन है। जो गोल्ड होता है उसको पीट पीट के हम कितना भी उसको पतला बना सकते हैं, ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो उसमें से इजिली क्रॉस करके देखे जा सके कि वो क्रॉस होते हैं या फिर वापिस आते हैं। उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल में से क्रॉस किया, गोल्ड की फॉइल में से क्रॉस किया। ठीक है, गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि ही वांटेड ए थिन लेयर, ही वांटेड ए थिन लेयर, उसको सबसे पतली लेयर चाहिए थी एक कोई भी एटम की। ठीक है, उन्होंने गोल्ड ले लिया। द सिंबल ऑफ द गोल्ड इज AU, क्योंकि उसका साइंटिफिक नाम है, उसी से उसको सिंबल लिया गया है। फिर बारी आती है कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट किया। हमने ले लिए यहाँ पे
मान लिया, इस तरीके से सारे एटम्स को अरेंज कर लिया। उसके सबसे पहले क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए और अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस कराया किसमें से, गोल्ड फॉइल में से। गोल्ड फॉइल में से क्रॉस कराने के बाद क्या क्या उसके रिजल्ट रहे, अब उसको वो देखना है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि जो एटम्स होते हैं यानी कि जो सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट कर देंगे किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज हमारी आ रही है, तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब हमने अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला है तो इसके जो सब एटॉमिक यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको डिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये बात उसको देखनी है, लेकिन इसको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। वो कैसे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया जो इसने सोचा भी नहीं था। अब वो रिजल्ट हमारा क्या था, उसने कहा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, किसके पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड की फॉइल में से क्रॉस किए तो उसने ये कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड की फॉइल में से पास कर गए। फिर उसने कहा सेकंड में अपना कि जो सम पार्टिकल्स आर मेक ए स्मॉल एंगल एंड डिफ्लेक्टेड, सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, यानी कि एंगल बना के वो डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्शन क्या होता है, टकरा के वापस आ जाना। फिर उसने कहा आउट ऑफ द 12,000 पार्टिकल्स 12,000 पार्टिकल रीबाउंड यानी कि वापस आ गए। देखो सबसे पहले जो रदरफोर्ड उन्होंने क्या किया, एक हमारा गोल्ड फॉइल लिया क्योंकि उसको थिन लेयर चाहिए थी। थिन लेयर के लिए गोल्ड की फॉइल को लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस करा के देखा। जब उसने क्रॉस करा के देखा तो उसने ये सोचा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी एटम के सब एटॉमिक पार्ट उनको डिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से। तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस कर जाएंगे किसको, गोल्ड की फॉइल को, एंड सम आर डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, और कुछ एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। एंड आउट ऑफ द 12,000 पार्टिकल्स आर रीबाउंड यानी कि वापिस आ जाएंगे 180 डिग्री का एंगल बना के, यानी कि सीधा जाके उसी रास्ते पे वापिस आ जाएंगे। यानी कि यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स निकले तो ये यहां से जब गए तो उसी रास्ते पे यानी 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट हमारा लिखेंगे इधर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स किसके, अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स are passed through the gold foil, passed through the gold foil, the gold foil। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है some are deflected, some particles are deflected, some particles are deflected at a small angle, at a small angle, कुछ क्या कर गए, एक छोटा सा एंगल बना के वहां से डिफ्लेक्ट हो गए। एंड थर्ड आएगा out of the 12,000 particles, one of the 12,000 particles rebound यानी कि वापस आ गए, क्या हो गए, वापस आ गए।
ठीक है, उसने क्या बोला अपने एक्सपेरिमेंट में, जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड की फॉइल में से क्रॉस कराए तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड की फॉइल में से पास हो गए। सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल्स यहां जाके वापस उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया, वापस आ गए, यानी एक स्मॉल एंगल बना दिया। थर्ड बोलता है आउट वन ऑफ द 12,000 पार्टिकल्स क्या कर गए, उसी रास्ते से गए थे और उसी रास्ते से वापस आ गए। ठीक है, अब उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उन्होंने स्कैटर्ड किया, तो वो किस किस टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा पार्टिकल्स scattering experiment that अब इस एक्सपेरिमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस कराया तो हमें 3 अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। क्या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, हमने सोचा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे अल्फा पार्टिकल्स को, बट ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, उस गोल्ड की फॉइल में से बहुत सारे पार्टिकल्स पास हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने ये बोला कुछ पार्टिकल्स एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड पार्ट उसने ये बोला कि कुछ ऐसे थे 12,000 ऐसे थे पार्टिकल्स जो रीबाउंड हो गए, यानी कि सेम पाथ पे वापिस आ गए। ठीक है, अब उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया, फर्स्ट कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, कुछ स्पेस था उनके बीच में। देखो हमने यहां करके देखा, उसने ये कहा सबसे पहले कि जब इसके अंदर से पहले पार्टिकल क्रॉस कर गए तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, स्पेस है। स्पेस है तभी गए हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, एटम्स कैरी a little space because some part is empty, that's why we can say that हमने फिर उस तरीके से क्या किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्रॉस गोल्ड फॉइल पास्ड पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स या पार्टिकल्स आएगा, पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल में से क्या हो गए, पास कर गए। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर भी है, वहां से मेंशन कर लेना। सेकंड उसने क्या बोला कि जो कुछ भी हमारे डिफ्लेक्ट हुए हैं, देखो उसने ये कहा इसका मतलब एटम के बीच में जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी है, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। वही रीजन है कि सम ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, यानी कि एटम के बीच में जब हमने दूसरा यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स डाले तो उसने ये कहा कि कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि स्मॉल एंगल बनाया, डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब इनके रास्ते में कौन आया, प्रोटॉन आए। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स इन द कैरी ए चार्ज इन एनी एटम indicating that क्या इंडिकेट करता है वो कि सम ऑफ द पार्टिकल्स, आगे लिख लेना, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट से स्मॉल एंगल। उसने क्या इंडिकेट किया, जब उसके रास्ते में पार्टिकल्स प्रोटॉन्स आ गए, उन्होंने उसको डिफ्लेक्ट करके वापस यानी कि स्मॉल एंगल पे टर्न कर दिया, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन्स है वो कुछ ना कुछ चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका क्या है, some particles
rebound at 180 डिग्री एंगल, at 180 डिग्री। इसका मतलब वहां पे जो प्रोटॉन्स हैं उन्होंने एक चार्ज और स्मॉल वॉल्यूम क्या कर रखा है और मास कैरी कर रखा है प्रोटॉन्स ने। प्रोटॉन्स कैरी मास एंड स्मॉल वॉल्यूम, इसी वजह से जो कुछ पार्टिकल्स है वो 180 डिग्री के एंगल पे रीबाउंड हो गए, यानी कि वापस आ गए। ये तीनों थे, शुरू से देख लो। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड की फॉइल के साथ, क्योंकि उसको थिन लेयर की नीड थी। गोल्ड फॉइल के साथ उसने अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस कराया, ठीक है। उसने ये सोचा था, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि जो सब एटॉमिक पार्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं हमारे, वो उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे अल्फा पार्टिकल्स को। लेकिन उसको बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला कि उसने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग के अंदर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड की फॉइल में से पास कर गए। सम आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, ठीक है। थर्ड उसने ये बोला कि कुछ क्या हो गए, रीबाउंड हो गए, यानी कि वापस आ गए सेम पाथ पे, जिस पाथ से गए थे उसी पाथ पे वापस आ गए, ठीक है। देखो मान लिया गोल्ड की फॉइल है, अल्फा पार्टिकल्स यहां से आए, कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्रॉस करके यहां निकल गए, लेकिन कुछ इसने कहा टकरा के उधर चले गए, लेकिन कुछ इसने कहा जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए, ठीक है, उसी पाथ से वापस आ गए। फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट क्या बोलता है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, कि जो पार्टिकल्स क्रॉस करके चले गए, इसका मतलब वो वाली जगह क्या थी उसकी, एम्प्टी, यानी कि खाली थी, वहां पे स्पेस था। जो पार्टिकल क्रॉस करके गए इसका मतलब वहां स्पेस था। कुछ पार्टिकल मुड़ गए वहां से, यानी कि यहां टकरा के डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए, स्मॉल एंगल पे चले गए, तो वहां इसका मतलब प्रोटॉन्स थे जिन्होंने कोई चार्ज कैरी कर रखा था, उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड उसने ये बोला कुछ हमारे क्या कर गए, यहां टकराए और इसी पाथ पे वापिस आ गए 180 डिग्री पे। इसका मतलब जो प्रोटॉन्स है उन्होंने कुछ ना कुछ मास एंड वॉल्यूम भी कैरी कर रखा है। अंडरस्टूड। अब इस रिजल्ट से इसने क्या एक्सपेरिमेंट का अपना ऑब्जर्वेशन निकाला, ऑब्जर्वेशन क्या बनी रदरफोर्ड की, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहां तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। सेकेंड उसने ये कहा द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इज लेस देन, लिख लो, लेस देन the size of the atom, देखो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट प्रूव किया अपना, कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सेकंड बात उसने ये बोली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज से 10⁵ टाइम्स लेस देन होता है न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है वो देख लो किस तरीके से होगा। मान लिया स्फेरिकल शेप में कोई एटम है, सेंटर में इसका इसने क्या बोला, न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड द सेंटर के चारों चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर उसने ये बोला कि इसका जो सेंटर है इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। फिर उसने कहा जो एटम है उसका साइज 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन है न्यूक्लियस के साइज से, ठीक है। ये बात रदरफोर्ड ने बोली। फिर रदरफोर्ड की भी कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि कुछ कमियां रही हैं, कुछ लिमिटेशंस रही हैं, ड्रॉबैक्स रहे हैं। वो क्या रहे, रदरफोर्ड ने ये बोला, ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। लेकिन वहां पे जब वो उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लूज करेंगे। जब यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे।
जब न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गए ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं लेकिन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर आके नहीं गिरते। तो रदरफोर्ड की इस कमी को दूर किया था दूसरे साइंटिस्ट ने। अब वो दूसरे साइंटिस्ट कौन हुए, बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने रिवॉल्व न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिर इस रदरफोर्ड की जो थ्योरी है उसको किसने, बोहर ने आके एक्सप्लेन किया। अब निल्स बोहर नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने फिर आगे क्या डिस्कवर किया, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उनको आगे सोल्व किया। आगे कौन हुए, निल्स बोहर। निल्स बोहर ने क्या कहा, ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स इनसाइड इन द एटम, ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स डिस्क्रिएट, स्पेशल ऑर्बिट्स डिस्क्रिएट in the electrons orbit inside the atom, inside the atom। इन्होंने ये बोला कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एक स्पेशल डिस्क्रीट यानी कि मैनर के अंदर होते हैं जो एक दूसरे पार्ट में अंदर एंट्री नहीं करते। सेकंड इसने बोला इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन revolve around but does not radiate energy, लेकिन वो एनर्जी लूज नहीं करते। नील्स बोहर ने ये कहा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद कि रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि जब वो रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चक्कर लगाते हैं तो वो कोई एनर्जी लूज करते हैं और लूज करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन बोहर ने क्या बोला कि जो उनका स्पेशल ऑर्बिट होता है वो एक दूसरे के अंदर एंटर नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रॉन्स अब वो न्यूक्लियस में एंट्री नहीं कर सकते, उनका एक स्पेशल ऑर्बिट होता है जिसको बोला गया है शेल। अब शेल के बारे में देखो, नील्स बोहर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको शेल बोला गया, शेल। अब वो शेल किस तरीके से है, मान लिया ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नील्स बोहर ने ये कहा कि हमारे पास सेल होते हैं 4 जिसको नाम दिया गया है KLMN। ठीक है, अब जो एंट्री है इनकी वो कहां से स्टार्ट होगी, अंदर की तरफ से ऑलवेज। तो K, सेकंड वाला L, थर्ड इज M एंड फोर्थ इज N, जिनकी क्या वैल्यू पुट होगी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। ठीक है, नील्स बोहर ने क्या कहा कि सबका अपना एक स्पेशल ऑर्बिट होता है, वो कभी भी रिवॉल्व करते हुए दूसरे ऑर्बिट के अंदर एंट्री नहीं करते, वो रेडिएट नहीं करते अपनी एनर्जी को, दूसरे ऑर्बिट के अंदर नहीं जाएंगे, जिनको नाम दिया गया है KLMN। और हमेशा इनसाइड यानी कि अंदर की साइड से इनकी वैल्यू क्या होगी, पुट होगी। ठीक है, अब बारी आती है न्यूट्रॉन्स। हमारे चैडविक हुए थे, चैडविक ने न्यूट्रॉन्स यानी कि अनदर सब एटॉमिक पार्ट ऑफ एटम, एटम के एक तीसरे सब एटॉमिक पार्ट को डिस्कवर किया जिसको न्यूट्रॉन बोला गया। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय चैडविक, इसने चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने जब इसको डिस्कवर किया तो इसने कहा न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के
अंदर होते हैं। इट इज द अनदर सब एटॉमिक पार्ट ऑफ एटम। किसी भी एटम का दो हमने एटॉमिक पार्ट पढ़े थे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो चैडविक ने एक अनदर पार्ट और डिस्कवर किया जिसको न्यूट्रॉन बोला गया है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं KLMN शेल को। KLMN शेल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट उसने ये कहा कि जो फर्स्ट हमारी शेल होती है, फर्स्ट शेल जो इसको तुम सोल्व करोगे KLMN को किस तरीके से करोगे, इसका फॉर्मूला इसने 2n² दिया। तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे ये डिस्कवर करेगा। मान लिया n की जगह फर्स्ट शेल है, फर्स्ट की वैल्यू कितनी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। k की वैल्यू 1, k को क्या n नाम दे दिया गया। इस फॉर्मूले से ये हमें प्रूव होगा कि फर्स्ट शेल जो हमने पढ़ा KLMN 4 पढ़े किसी भी शेल के अंदर, न्यूक्लियस KLMN। इसने कहा जो हमारे ये 4 शेल आए हैं ये किस तरीके से ऑब्जर्व होगा, किस तरीके से प्रूव होगा कि फर्स्ट शेल में कितने एटम्स यानी कि पार्टिकल्स आएंगे, कितने एटम्स। उसके बाद हमारा फॉर्मूला गिवन है 2n², 2 इंटू फर्स्ट शेल है तो n की जगह 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आई 2। तो इसका मतलब k वाला कितने एग्जिस्ट कर सकता है, 2 एग्जिस्ट कर सकता है। तो k इज 2 हो जाए, ठीक है। सेकंड आएगी 2 इंटू वैल्यू कितनी रखनी है की 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, यानी कि जो सेकंड वाला है L वो कितने कैरी कर सकता है, 8 कैरी कर सकता है, ठीक है। अब थर्ड की बारी आई M की, तो N की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं। 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि जो L वाला शेल है, M वाला शेल है वो कितने कैरी कर सकता है, 18 कैरी कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद N की बारी, N को भी ऐसे रख लो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। तो जो हमारा लास्ट बच गया N, उसके अंदर हमारे कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेल हमारा क्या था, K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। वो कैरी कर सकता है 2n², n की जगह 1 रख दिया, फर्स्ट शेल है इसीलिए 1 रखा, 2 इंटू 1 2। तो जो K शेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। सेकंड n की जगह 2 यानी कि 8, थर्ड 3, 18, 4, 32। तो KLMN शेल जो होंगे वो 2, 8, 18 और 32 क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लिया मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब इसका फिल करते हैं। फिल कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले में कितने होने चाहिए, 2 कैरी करने चाहिए। सेकंड यानी कि फर्स्ट वाले में 2 हमने वैल्यू निकाली थी ना, फर्स्ट वाले में 2 बचे कितने, 11 में से 9 बच गए। 9 बचने के बाद सेकंड में कितने कैरी कर सकते हैं, 8। तो सेकंड में कितने हो गए 8, तो लास्ट वाले में कितने बच गए, 1 बच गए, ठीक है। इसको कंप्लीटली फील्ड इसीलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि थर्ड वाले में भी या तो हमारे 18 होने चाहिए या 18 को 8 भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर 8 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम का ले लेती हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13 है, 13 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद फर्स्ट वाले में कितने 2, सेकंड वाले में 8, उसके बाद बच कितने गए 3, तो थर्ड वाले में क्या आ गए 3 आ गए। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना आ जाए तो सोडियम का जब तुम ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर ये है, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड के पास कितने 2, थर्ड हमारे पास के L के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसके बाद M के पास कितना 1 है। तो पूरी टेबल तुम्हें गिवन है तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर, वहां से हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम 1 to 20 तुम्हारे गिवन है। वहां से तुम्हें हर एक का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि कैसे करेंगे, सबकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होगी,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि KLMN हमने 4 शेल निकाले, जितने लास्ट वाले N वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोला जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। तो तुम डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, यानी कि लास्ट वाले शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या बोला जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट अस टेक एग्जांपल, सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11, यानी कि 11 सीरीज वाइज होते हैं ये, जो इनका सीरीज होगा वही इनका एटॉमिक नंबर है। तो फर्स्ट वाले में 2 आए, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 1 आया, तो 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ये चैप्टर 10th में 11th में मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका जो बेसिक है वो यही क्लियर कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोला गया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि पीछे वाले जो लास्ट में शेल है उसके अंदर, चाहे वो अब लास्ट हमारा M भी हो सकता है या फिर K भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही है, तो उसका क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट यही हो जाएगा, तो K हो जाएगा। इसका आउटर मोस्ट 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1 हो जाएगी। तो जितने भी उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या बनेगी? वैलेंसी भी ऐसे ही है, कैपेसिटी ऑफ एटम्स, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी एटम्स की, किसी भी एलिमेंट के एटम की, उसको क्या बोला गया? वैलेंसी बोला गया। लास्ट चैप्टर के अंदर भी कराया मैंने आपको वैलेंसी। कंप्लीट टेबल गिवन है, 1 to 20 आपके पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स गिवन है। उन सबको एटम्स को याद करना है, उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो लर्न करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होगा? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर जिस तरीके से तुम्हारा सीरीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी न्यूक्लियस के अंदर। देखो हमने न्यूक्लियस एक ऑब्जर्व किया है किस तरीके से कि सेंटर में तो इसके न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने ये बात बोली है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is called atomic number, is called atomic number। क्या बोला गया? एटॉमिक नंबर बोला गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, रिप्रेजेंटेड बाय Z से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का कितना है? 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसके प्रोटॉन्स भी 1 है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर बन जाएगा वो 1 बन जाएगा। वो सीरीज वाइज आपको लर्न करने। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, वो उसका क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर बन जाएगा। अब जस्ट इसका अपोजिट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा? Atomic mass is the sum of protons and neutrons. Protons and neutrons are called atomic mass. Are called atomic mass। तो क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास। मान लिया हमने कार्बन ले लिया, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही हमारे न्यूट्रॉन्स हैं,
तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना बन जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक है, सो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक मास। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी बोला गया, न्यूक्लियॉन्स भी बोला गया। तो तुम एटॉमिक मास को लिख सकते हो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कोल्ड एटॉमिक मास। क्या बोला गया उसको, एटॉमिक मास बोला गया। ठीक है, तो ये था एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट आता है, दो डेफिनेशन और है इसके अंदर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। आइसोटॉप्स हमारे क्या होंगे, those elements are same atomic number, those atoms लिख लो, atoms have same atomic number but different atomic mass, लेकिन उनका atomic mass क्या होगा, different होगा, are called isotopes। same atomic number but different atomic mass, बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्या बोला गया उनको, आइसोटॉप्स बोला गया। अब इसके जो एग्जांपल हैं वो देख लो, 1H1, 1H2 एंड 1H3, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट एटॉमिक मास तीनों का क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है, आइसोटॉप्स बोला गया। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होंगे, इसी के अपोजिट, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या होगा, एटॉमिक नंबर के अंदर क्या, सॉरी आइसोटॉप्स के अंदर क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट इन आइसोबार सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया कैल्शियम एंड आर्गन। अब आर्गन और कैल्शियम, कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का कितना 18, बट दोनों का जो एटॉमिक मास है क्या है 40 है, दोनों का एटॉमिक मास 40। तो कैल्शियम एंड आर्गन आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार बिकॉज आइसोबार्स कैरी सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स में आइसोटॉपिक डिफरेंस पता चला। आइसोबार्स के अंदर क्या होगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और आइसोटॉप्स के अंदर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अंडरस्टूड। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया कि जो एटम्स होते हैं वो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कैरी करते हैं। अब उसको जे थॉमसन ने प्रूव करके दिखाया। फिर जे थॉमसन ने क्या प्रूव किया था, वाटरमेलन का एक्सपेरिमेंट करके ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, सॉरी जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो उसके एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसकी थ्योरी को गलत यानी कि फेल कर दिया किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन होगा साइज ऑफ द एटम की। ठीक है, फिर उसने भी कुछ अपने ड्रॉबैक्स छोड़े। उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के। ठीक है, बट उसने ये बोला कि जब वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करते हैं, लूज करते हैं। जब उन्होंने कोई एनर्जी लूज की तो वो सारे गिर के एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल हो गए, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेबल हैं। तो उसकी इस बात को गलत प्रूव कर दिया नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने क्या बोला कि सबके पास अपने अपने ऑर्बिट होते हैं, वो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एंटर नहीं करते, ना ही वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो इसका मतलब उनके पास क्या है, कि शेल है अपना। शेल मैंने बोला सेंटर में न्यूक्लियस, 4 शेल KLMN, फर्स्ट वाला 1 K = 1,
L इज इक्वल्स टू 2, M इज इक्वल्स टू 3, N इज इक्वल्स टू 4। हमने 4 निकाले, 2n² रख के वैल्यूज निकाली कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर क्या आ सकते हैं 2, सेकंड में 8, फिर 18 और फिर 32। कंप्लीट आपकी टेबल गिवन है 1 to 20 एटम्स की टेक्स्ट बुक के अंदर। वहां से आपको 1 के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसके शेल ड्रॉ करने, वहीं से प्रैक्टिस करनी है तो वो खुद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो थर्ड यानी कि अनदर हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया चैडविक ने। ठीक है। वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के सेंटर में होगा। न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे, जिनको क्या बोला गया है? मास नंबर बोला गया। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू। सी यू अगेन।